हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो एक्चुअली भी हम देख रहे हैं कि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है उसका वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो हमने ये देखा था कि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू मैक्सिमम सरफेस पे होता है। सरफेस से ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे जाओगे तो जी का वैल्यू कम होता है। अगर डेप्थ में अंदर घुसोगे तो भी जी का वैल्यू कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें और है जो जी का वैल्यू चेंज करती है। एक तो अर्थ के रोटेशन के वजह से अलग अलग पॉइंट पे आपका अर्थ का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। रोटेशन की वजह से भी इसका जी का वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो जाता है और इसके शेप की वजह से भी अलग अलग जगह पे जी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो पहले एक काम करेंगे, हम लोग रोटेशन की वजह से क्या चेंजेस आता है ये देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग शेप, अर्थ का जो शेप है उसकी वजह से जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो रोटेशन पे आते हैं। अब देखो, रोटेशन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर कर देता हूँ मोशन के रिगार्डिंग। जैसे मान लो एक हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम आएगा। तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये सर्कुलर मोशन में आप पढ़ोगे। वैसे सर्कुलर मोशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी एक वीडियो होगा, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना सर्कुलर मोशन के प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर से बता देता हूँ क्या होता है। सी अगर मान लो कोई कोई ऑब्जेक्ट या फिर मान लो एक कार है, ये कार जो है वो इस तरीके से सर्कल में घूम रही है। कार अगर सर्कल में घूम रही है तो देखो कार जो है, कार की वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। कार की वेलोसिटी कंटिन्यूसली, हो सकता है उसका स्पीड चेंज ना हो, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से ये कार घूमती जा रही हो, लेकिन क्योंकि इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इवन उसका डायरेक्शन भी अगर चेंज हो तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है और आपके कार का एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में। तो एक्चुअली में जो फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है, मतलब जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन हो रहा होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका आगे की ओर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अगर उस फ्रेम के अंदर तुम घुसोगे तो वहां पे न्यूटन का लॉ काम नहीं करता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लटक रहा है, पेंडुलम लटक रहा है, ये जो तुम्हारी ट्रेन है वो एक्सेलरेट हो गई आगे, तो आपको ये पेंडुलम अपने आप पीछे आता हुआ नजर आएगा। अब तुम ट्रेन के अंदर से अगर इस चीज़ को देखोगे तो तुम क्या देखोगे कि बिना कोई फोर्स लगे ये पेंडुलम पीछे आ गया। अब तुम बोलोगे सर वो तो ट्रेन चल रही है ना। देखो, ट्रेन के अंदर के फ्रेम से ये पता नहीं चलेगा कि ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ लॉज ऑफ मोशन में। तो ट्रेन के अंदर के फ्रेम के हिसाब से अगर मान लो सब कुछ मैं विंडोज डोर सब कुछ पैक कर देता हूँ, तब तो आप बाहर देख के पता नहीं कर सकते कि ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है। आपका एक ऑब्जर्वेशन होगा कि बिना किसी फोर्स के ये जो पेंडुलम है पीछे आ गया। तो ऐसा होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका न्यूटन का लॉ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यूटन के लॉ के हिसाब से जब तक फोर्स नहीं लगता तब तक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती या एक्सेलरेट नहीं कर सकता बॉडी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। अब यहाँ पे मैंने ये देखा, अगर मैं ट्रेन के अंदर हूँ, कि बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा तब भी वो पीछे आ गया। इसका मतलब क्या? यहाँ पे न्यूटन का लॉ फेल हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। जिस फ्रेम में न्यूटन का लॉ काम नहीं करता उसको बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब कार के अंदर का फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्यूडो फोर्स इमेजिन करते हैं, एक नकली फोर्स, फेक फोर्स, इमेजिनरी फोर्स इमेजिन करते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमको बॉडी एक्सेलरेट होते हुए नजर आता है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है। बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो बॉडी पर फोर्स, बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो हम एक इमेजिन करते हैं कि इस डायरेक्शन में इसको एक फोर्स लगा है और इस फोर्स को बोला जाता है स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडो फोर्स। ध्यान रहे कि स्यूडो फोर्स हम हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही इमेजिन करते हैं, जहाँ पे न्यूटन का लॉ हमको गलत होते हुए नजर आता है।
और हम ये बोलते हैं कि ये जो नकली इमेजिनरी फोर्स है ये सामने से आकर इसको डिस्प्लेस कर रहा है। इस फोर्स का वैल्यू क्या होता है बताओ? इस फोर्स का वैल्यू होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। अब सुनो, फ्रेम जितना आगे जोर से एक्सेलरेट करेगी आपको ये ऑब्जेक्ट भी अंदर उतना ही पीछे एक्सेलरेट होते हुए नजर आएगा। तो एक्चुअली जो तुम्हारा फ्रेम है, फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वही इसका भी एक्सेलरेशन होता है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट का मास लेंगे पर एक्सेलरेशन हम फ्रेम का लेंगे। इस केस में हमारा फ्रेम ट्रेन है तो हम ट्रेन का एक्सेलरेशन ले लेंगे। तो ये स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, जो फ्रेम जिस फ्रेम के अंदर हो उसका। राइट, क्लियर है? क्योंकि आपका फ्रेम जितना आगे एक्सेलरेट करेगी उतना ही एक्सेलरेशन आपको इस बॉडी का भी पीछे की ओर नजर आएगा, बस डायरेक्शन अलग अलग है। ट्रेन का एक्सेलरेशन आगे तो इस फ्रेम इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपको पीछे नजर आएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है। पर उतना ही जोर से, जितना जोर से ट्रेन आगे जा रही है उतना ही जोर से आपको ये पीछे आते हुए नजर आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन यही है जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है। तो ये स्यूडो फोर्स, मतलब आपको इतना स्यूडो फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वो किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है तो। और कब हम बोलेंगे कि कोई फ्रेम नॉन इनर्शियल है? कब हमको लगता है कि न्यूटन का लॉ गड़बड़ होगा, गलत होगा? देखो, अगर आप जिस फ्रेम में हो उस फ्रेम की वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब वो फ्रेम एक्सेलरेट करता है, चाहे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या इवन अगर वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, तो ऐसे केस में जो फ्रेम है वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम हमेशा एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। फ्रेम का अगर एक्सेलरेशन हो, फ्रेम की अगर वेलोसिटी चेंज हो, तो अगर आप उसके अंदर देखोगे तो आपको वो नॉन इनर्शियल फ्रेम नजर आएगा, न्यूटन का लॉ गलत आएगा, एंड देन यू हैव टू इमेजिन अ स्यूडो फोर्स जिसका वैल्यू ये होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब एक काम करते हैं, कार पे आ जाते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, बाहर से देखते हैं इस कार को। बाहर से अगर तुम इस कार को देखोगे तो कार पर एक एक्सेलरेशन लगता है, क्योंकि कार सर्कल में घूम रही है। तो सर्कल में कार पे क्या लगता है? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। इसको हटा देता हूं मैं, रुको। कार पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, क्योंकि देखो कार घूम रही है तो कार पे सेंटर की ओर हमेशा क्या लगेगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी मैं ये डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये कार जो है वो टर्न लेती है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर, जहां पे ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और आर एक्चुअली इस सर्कल का रेडियस है। ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब कार जो है, कार का एक्सेलरेशन है सेंटर की ओर। किसकी ओर? सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन है कार की। ये कार का एक्सेलरेशन है, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, अब सुनो, अगर सपोज करो तुम कार के अंदर बैठे हुए हो, कार के अंदर चले गए, तो कार के अंदर, एक सेकेंड, कार के अंदर अगर आप घुस गए तो अब कार के अंदर का आपका फ्रेम है, और आपका फ्रेम जो है वो कंटिन्यूसली सर्कल में घूम रहा है ना। फ्रेम अगर आपका सर्कल में घूम रहा है तो ये जो फ्रेम है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी देखो चेंज हो रही है। भले ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैंने कहा था कि डायरेक्शन चेंज होगा तो भी मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब आपके कार का एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन होगा तो आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, कार के अंदर अगर उस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा एक स्यूडो फोर्स, क्योंकि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा हम एक स्यूडो फोर्स इमेजिन करते हैं। स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा आपके फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ये ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रही थी तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो आपका कार सेंटर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो आपका स्यूडो फोर्स लगेगा वो स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लगेगा, उसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की ओर लगेगा। और ऑब्जेक्ट पे एक स्यूडो फोर्स लगता है जो उसको बाहर लेकर जाता है। दिस इज योर स्यूडो फोर्स। इस स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है इसका मास
मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम मतलब आपका कार का एक्सेलरेशन, और कार का एक्सेलरेशन देख रहे हो ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका स्यूडो फोर्स है फिलहाल यहाँ पे, एम ओमेगा स्क्वायर आर। इतना स्यूडो फोर्स इस बॉडी पे लगता है, जो कि आप देख सकते हो सेंटर से बाहर की ओर लग रहा है और रेडियस के अलॉन्ग लग रहा है। सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में इस स्यूडो फोर्स के हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है और इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात ही तब होगी जब आप एक रोटेटिंग फ्रेम में हो या फिर आप एक सर्कुलर मोशन करते हुए फ्रेम में हो। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, तो ये आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही दिखेगा। आपका फ्रेम क्या होना चाहिए? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और स्पेसिफिकली हमने एक्चुअली सर्कल में घूमते हुए फ्रेम या फिर रोटेटिंग फ्रेम में, एक्चुअली आपका रोटेटिंग फ्रेम या फिर सर्कल में जो घूमता हुआ फ्रेम होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही होता है। इस फ्रेम के अंदर अगर आप हो तब उसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्ट अगर देखोगे उसके अंदर, तो उसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। फॉर्मूला सिंपल है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो हमने अभी यहाँ पे देखा। और दूसरी बात ये है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की ओर लगेगा रेडियस के अलॉन्ग। इतनी चीजें, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, राइट। देखो, तुम एक काम करो, अर्थ को इमेजिन करो। अर्थ को कैसे इमेजिन करोगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्लीज फॉर्मूला याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। देखो, अगर मैं यहाँ पे अर्थ को देखूं तो अर्थ को देखो कैसे इमेजिन करना है। ये आपका अर्थ है, और अर्थ जो है वो एक्चुअली में अलग अलग रेडियस के डिस्क से बना हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा सा डिस्क पता है ना आप लोगों को, CD ड्राइव डिस्क। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ जो है वो एक्चुअली में एक बहुत सारे डिस्क से बना हुआ है, जिसमें बीच में सबसे बड़ा डिस्क होता है, उसके ऊपर छोटा सा डिस्क, उसके ऊपर छोटा सा डिस्क, उसके ऊपर और छोटा सा डिस्क, ऐसे ऐसे करके आपका पूरा शेप बन जाएगा। फिर उसके नीचे भी छोटा 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 डिस्क डालोगे तो आपको पूरा का पूरा ऐसा एक अर्थ मिल जाएगा, राइट। तो अर्थ अलग अलग डिस्क, अलग अलग साइज के डिस्क से बना हुआ है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि आपका जो सेंटर होता है, सेंटर में सबसे बड़ा डिस्क होता है, ठीक है। अब ये सेंटर से इस डिस्क से आप एक प्लेन पास करोगे तो ये आपका कहलाता है इक्वेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो ये जो सबसे बड़ा डिस्क है वो जिस प्लेन में है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। ये आपके अर्थ का सेंटर है, और यहां से मैं एक काम करता हूं, एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए हम मान के चल सकते हैं कि ये जो है वो इसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। अर्थ जो है अपने एक्सिस के अलॉन्ग क्या करता है? रोटेट करता है। और ये आपका y एक्सिस मान लेते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा? x एक्सिस हो जाएगा। अब सुनो, अगर पार्टिकल कहीं भी हो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान लो पॉइंट P पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, स्मॉल m है, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपने सेंटर की ओर खींचेगी, O पे सेंटर है तो अपने सेंटर की ओर खींचेगी, और इस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं। मान लो ये वेट W है, और इस W का वैल्यू हम लोग को पता है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, बिकॉज इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ये वेट आपको अंदर की ओर लग रहा है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है, देखो अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है ना ऐसे, तो ये अर्थ ऐसे घूम रहा है। इस घूमने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है ये एक्चुअली इस सर्कल में घूम रहा है ऐसे। यस, एक्चुअली ये बीचों बीच नहीं बनाया, ठीक है, पर तुम लोग समझदार हो, समझ जाओगे ना। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये इस सर्कल में आपका अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, नहीं सॉरी, आपका ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे है ना, अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो पड़ा हुआ है ये भी इस सर्कल में घूम रहा है। ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का जो ये रेडियस है इसको हम लोग स्मॉल r मान के चलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई फ्रेम में है और वो फ्रेम या तो रोटेट हो रहा है या तो सर्कल में घूम रहा है, तो उस पर एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कहाँ पे लगता है बताओ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की ओर लगता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्चुअली बाहर की ओर एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, F इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। और आपको पता है F का वैल्यू क्या होता है? F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R, अभी भी लिखा है ना। तो ये R रेडियस में घूम रहा है, और ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक पार्टिकल कहीं भी अगर किसी पॉइंट पे हो, तो वहां से जो आप ये लाइन खींचोगे, दिस इज नथिंग बट रेडियस ओनली। ये रेडियस हो गया ना, अर्थ का रेडियस हो गया। इनफैक्ट ये भी अर्थ का रेडियस है। तो अगर सपोज करो पार्टिकल कहीं भी है, और यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये लाइन इक्वेटर के साथ जितना एंगल बना रहा है, ये देख रहे हो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? यहां पे लिख देता हूं, लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड में देख लेना कि एक टी आता है कि डबल टी आता है, मुझे पता नहीं। लैटिट्यूड का स्पेलिंग लैटिट्यूड नहीं, आई थिंक डबल टी आता है। नो प्रॉब्लम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिट्यूड बोलते हैं। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ स्पेलिंग यार, स्पेलिंग की वजह से हाँ डबल टी आता है। अच्छा, कई सारे टेक्स्ट बुक में क्या होता है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली में ये एंगल ही है, चाहे वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करे, थीटा से या फाई से। मैं इसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लैटिट्यूड है। अब देखो, अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो जाएगा, मान लो अगर वो नीचे आ रहा है, तो ये एंगल धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर ये पार्टिकल यहां से उठ के इक्वेटर पे आ गया, तो आपका लैटिट्यूड 0 हो जाएगा। इट्स एन एंगल, राइट। और अगर यही पार्टिकल उठ के पोल पे चला गया, तो पोल पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो ऊपर नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। ये ऊपर नॉर्थ पोल है, और ये यहाँ पे साउथ पोल है। ये आपका इक्वेटर है। देखो, जो आपका इंडिया होता है, इंडिया जो है हमारा इंडिया इक्वेटर के ही नज़दीक में है, ओके। और नॉर्थ पोल पे हमारा आर्कटिक ओशन है, साउथ पोल पे अंटार्कटिका है। इस तरीके से हम अर्थ पे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो इक्वेटर पे हुआ, तो आपका लैटिट्यूड का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये लैटिट्यूड का एंगल जो है बढ़ता जाएगा। आप पोल पे पहुंच गए तो ये वैल्यू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम सिर्फ ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही लैटिट्यूड का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सेम चीज जो है बाकी चारों जगह पे भी रिपीट ही होगा, है ना। तो हम इसी का 0 से लेकर 90 डिग्री तक यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। अब सुनो, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट पर बाहर की ओर इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको नीचे खींचा जा रहा है, वेट mg से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो कि आपका ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वेट है जो नीचे की ओर लग रहा है, इसके अलॉन्ग हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस इमेजिन कर लेते हैं। एक एक्सिस ऐसे इमेजिन कर लो, और इसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियली एक और एक्सिस इमेजिन कर लो, और इन दो एक्सिस के अलॉन्ग इस फोर्स को आप डिवाइड कर दो, कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा। दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इनफैक्ट ये एंगल भी फाई हो जाएगा, ये पूरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। या फिर आप ऐसे देख लो कि ये फाई अल्टरनेट एंगल्स, ये फाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। अब ये देखो क्या करना है कि हमने एक एक्सिस यहाँ पे इमेजिन किया इसी लाइन के अलॉन्ग, और इसके परपेंडिकुलर आपका दूसरा एक्सिस आ जाएगा, किसी को भी एक्स और वाई एक्सिस मान लो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग आपको कंपोनेंट ढूंढना है, इस फोर्स का कंपोनेंट ढूंढना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट ढूंढना है। तो हम कंपोनेंट कैसे ढूंढते बताओ? इस वेक्टर के टिप पे जाओ, और एक परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे ड्रॉ करो, और दूसरा परपेंडिकुलर आप इस एक्सिस पे ड्रॉ करो। जैसे आपने, एक सेकंड, परपेंडिकुलर अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे ऊपर, ओके। तो आपका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आ जाएगा। अब देखो, मैंने हमेशा बताया, हमने कई बार सॉल्व किया है कि एंगल के साथ जो कंपोनेंट बनता है उसके अंदर कॉस थीटा आता है। तो ये वाला जो फोर्स है, ये क्या हो जाएगा?
ये वाला जो आपका कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का, दिस विल बी एफ कॉस थीटा या एफ कॉस फाई, और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ साइन फाई। ठीक है, तो देखो एंगल के साथ जो कंपोनेंट आता है उसमें कॉस लगता है, और एंगल के साथ जो नहीं है उसमें साइन लग जाता है। तो अब तुम इस फोर्स एफ को भूल जाओ, क्योंकि इस फोर्स एफ को तुमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक एफ कॉस फाई ऊपर की ओर लग रहा है और एक एफ साइन फाई यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब होता क्या है देखो यहाँ पे कि आपका ये जो पार्टिकल है उसको नीचे खींचा जा रहा है वेट से, वेट mg से, और अब रोटेशन की वजह से इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कॉस फाई इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींच रहा है, और यहां होता है गड़बड़। इसका मतलब क्या कि जो आपका पार्टिकल है उसको वेट नीचे की ओर तो खींच ही रहा है, लेकिन एक और फोर्स लग रहा है एफ कॉस फाई जो उसको ऊपर की ओर धकेल रहा है, मतलब उसको लिफ्ट कर रहा है, ऊपर उठा रहा है। इसकी वजह से इसका जो इफेक्टिव वेट होता है, टोटल वेट होता है, वो कम हो जाता है। अगर सपोज करो आप वेइंग मशीन पे खड़े हो तो वेइंग मशीन आपको वेट दिखाएगा क्योंकि आप उसको दबा रहे हो। अगर सपोज करो कोई आपको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है, लिफ्ट कर लेता है, तो आपका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि आप जब उसको दबा रहे हो उतना फोर्स से नहीं दबा पाओगे। तो यही सेम चीज हो रहा है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रही है सेंटर की ओर W से, W का वैल्यू mg, लेकिन अब एक फोर्स और लग रहा है रोटेशन की वजह से एफ कॉस फाई जो उसको ऊपर की ओर धकेल रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है। तो इसका जो अब रिजल्टेंट इफेक्टिव वेट है वो कम हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका रिजल्टेंट वेट क्या आएगा, ये इक्वेटर, इसका जो इफेक्टिव वेट है, इफेक्टिव वेट W डैश, मैं W डैश ले लेता हूं, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट W है, उसमें से F cos फाई माइनस हो जाएगा। तो एक्चुअल वेट W से अगर F cos फाई माइनस कर दोगे तो जो ये है ये आपका बचा हुआ वेट है W डैश। ठीक है, अब देखो वेट जो होता है वो m इंटू जी होता है, तो अगर किसी बॉडी का वेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं हो सकता, मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो m तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा तो g चेंज होगा। इसका मतलब ये वेट अगर कम हुआ है तो इसका मतलब g का वैल्यू कम हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि जो नया g का वैल्यू है इस पॉइंट P पे वो g डैश है, तो आपका नया वेट W डैश क्या हो जाएगा, m इंटू जी डैश, और जी डैश क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉइंट P पे, नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट आपका mg है माइनस एफ कॉस फाई। ठीक है, क्लियर है चलो अब एक काम करो, f का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, f जो है m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस m, f का वैल्यू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर r cos फाई। अब देखो यहाँ पे m कॉमन ले लोगे तो ये m कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos फाई, इसको रहने दो इक्वेशन 1। और यहाँ पे अब एक काम करो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको OP, इसको Q ले लेते हैं, ट्राइंगल OPQ देखो, इन ट्राइंगल OPQ, अब एक काम करो cos फाई निकाल लो, cos फाई का वैल्यू बता दो ट्राइंगल OPQ में, cos फाई क्या होता है, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल cos फाई विल बी PQ अपॉन PO, PQ क्या है स्मॉल r और PO क्या है कैपिटल R, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ से आपको स्मॉल r का वैल्यू मिल जाएगा कैपिटल R इंटू कॉस फाई, और इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, सो देयरफॉर इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, तो आपका जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की जगह पे, स्मॉल आर की जगह पे आर कॉस फाई, एक कॉस फाई ऑलरेडी है तो कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। बस यही आपका इक्वेशन है जी डैश, मतलब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंगल फाई के हिसाब से ऐसे चेंज होगा। अब देखो अगर आप सपोज करो ऊपर नीचे जाते हो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर घूमते हो, तो आपका फाई चेंज होता जाएगा, फाई चेंज होगा तो आपका जी का वैल्यू भी इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है,
तो आप इसमें फाई का वैल्यू डालोगे तो आपको जी का वैल्यू उस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे काम करते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं जी का। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्चुअली में आपका जी का वैल्यू रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो क्योंकि रोटेशन था इसके वजह से आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा इसके वजह से आपका जो वेट है वो कम हो गया, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक हिस्सा F cos phi इस वेट को कम कर रहा है, वेट नीचे लग रहा था उसको कम कर रहा है, और वेट कम हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जा रहा है। तो आपके रोटेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम हो गया। ठीक है, अब देखो किसी और पॉइंट पे रहोगे तो आप किसी और सर्कल में घूमोगे और वहां पे आप ज्यादा स्पीड से घूमोगे, ज्यादा स्पीड से घूमोगे तो इसका मतलब, सॉरी ज्यादा स्पीड से नहीं घूमोगे, हाँ मतलब स्पीड आपका ज्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू तो उतना ही होगा। तो आप अगर कहीं और किसी पॉइंट पे चले जाओगे तो आपका फाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। फाई का वैल्यू अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपका जी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग पॉइंट पे रोटेशन की वजह से फाई का वैल्यू अलग अलग होने की वजह से आपका जी का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। तो ये लैटिट्यूड और रोटेशन, आप बोल सकते हो रोटेशन की वजह से आपका जी का वैल्यू चेंज होता है। तो एक काम करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कहाँ पे आएगा। तो पहले काम करते हैं, पोल्स की बात कर लेते हैं, या पहला, हाँ एट पोल्स। अब देखो अगर तुम चलते चलते पोल पे चले गए तो पोल पे आपका जो लैटिट्यूड फाई होगा, फाई का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दिख रहा है ना। ओके, अब cos 90 डिग्री क्या होता है बताओ, cos या फिर छोड़ो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, क्योंकि फाई का वैल्यू 90 डिग्री है ना। कॉस 90 डिग्री कितना होता है पता है किसी को, कॉस 90 डिग्री इज 0, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रहा है, पोल्स पे मिल रहा है। तो पोल्स पे जी का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और ये रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, देख लेना। क्योंकि प्रॉब्लम देखो क्या है कि एक्चुअली में अगर इस पॉइंट पे है तो ये इतने बड़े सर्कल में रोटेट हो रहा है, इक्वेटर पे है तो सबसे बड़े सर्कल में रोटेट होगा, धीरे धीरे जैसे वो ऊपर जाता है तो इसका सर्कल छोटा होने लग जाता है। फाइनली जब वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंचेगा, पोल पे पहुंचेगा, तो वो सर्कल बचता ही नहीं है, तो उस पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता ही नहीं है, जिसके वजह से उसका जो वेट है, वेट उतना का उतना ही रहता है जितना एक्चुअल वेट है उसका। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी कम नहीं हो रहा है, जो भी कम हो रहा था माइनस में था उसको आपने 0 कर दिया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैक्सिमम वैल्यू आपके पोल पे होता है। अब पोल से अगर आप इक्वेटर पे आते जाओगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हम इक्वेटर की बात कर लेते हैं। अब पोल से अगर आप इक्वेटर पे आओगे धीरे धीरे तो वैल्यू ऑब्वियसली बात है कम होने लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपका कहाँ पे है, पोल पे है। तो आप इक्वेटर पे आ जाते हैं। एट इक्वेटर पे आपका फाई का वैल्यू 0 डिग्री होगा, है ना, ये एंगल जो है आपका 0 हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 0 डिग्री होता है 1। ओके, सो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हट जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर आर जो है ये मैक्सिमम रिडक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें से रिड्यूस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब आपका बचा हुआ वैल्यू जो है ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू है जी का, जो कि किस पे आ रहा है, इक्वेटर पे आ रहा है। तो अगर आप इक्वेटर पे हो तो जी का वैल्यू मिनिमम होगा, और जैसे जैसे आप पोल पे जाओगे जी का वैल्यू बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते पोल पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। इसका मतलब आपका वेट जो है, वेट इज एम जी, वेट जो है वो मैक्सिमम पोल पे दिखाएगा आपको, और मिनिमम वेट आपका इक्वेटर पे दिखाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जी का वैल्यू आपका रोटेशन के हिसाब से पोल टू इक्वेटर और इक्वेटर टू पोल चेंज होता है। तो इसका मतलब समझो, अभी देखो इसके पहले हमने देखा था कि जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है, अर्थ के ऊपर जाने से और अर्थ के अंदर घुसने से। तो हम लोग को पता है अर्थ के सरफेस पे इसका जी का मैक्सिमम वैल्यू होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैल्यू कम होने लगता है,
अर्थ के अंदर घुसोगे तो भी जी का वैल्यू कम होता है। अब यहाँ पे पोल से इक्वेटर पे आओगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा, और इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो भी जी का वैल्यू कम होता है। ये 3 तरीके से आपका जी का वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब ये कि अगर मान लो पोल पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू है, और अगर आप यहाँ पे आ गए तो वैल्यू, क्योंकि आपका लैटिट्यूड जो है वो चेंज हुआ है, इस पॉइंट पे आ जाओगे, पोल से नीचे आ रहे हो तो आपका जी का वैल्यू कम हो रहा है। तो मान लो 9.8 से यहाँ तक आते आते आपका 9.7 हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है ना। 9.7 से अगर यहाँ से आप ऊपर उठ गए तो फिर वो 9.7 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे आपका वैल्यू 9.7 है, और सरफेस से जब आप ऊपर जाते हो हाइट पे, एल्टीट्यूड पे, तो भी आपका जी का वैल्यू कम होता है। तो यहां से यहां आने में 9.8 से 9.7 हुआ, यहां से अगर आप फिर ऊपर चले गए तो वो 9.7 से भी कम हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपका जी का वैल्यू वेरी करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं शेप की वजह से क्या असर पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली में अर्थ जो है हम यहाँ पे अभी तक बनाते आ रहे थे कि वो स्फेरिकल है, पर एक्चुअली में अर्थ एग्जैक्टली स्फीयर नहीं होता है, बल्कि पोल्स की ओर जो है वो दबा हुआ होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखोगे तो थोड़ा सा दबा हुआ होता है, और इक्वेटर से थोड़ा बाहर निकल आता है। इस तरीके का कुछ शेप होता है आपका अर्थ का। अब इसके वजह से होता क्या, देखो कि ये आपका अर्थ का सेंटर है। अगर आप पोल पे रहते हो, यार आपका ऑब्जेक्ट पोल पे रखा है, आप पोल पे हैं, तो पोल पे अगर आप हो तो आपका ऑब्जेक्ट का और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस थोड़ा कम होता है। यही अगर ऑब्जेक्ट आपके इक्वेटर पे आ जाए तो इक्वेटर पे क्या होता है, ये डिस्टेंस और बढ़ जाता है। तो इस की वजह से इसका जी का वैल्यू इक्वेटर पे और कम हो जाता है। देखो रोटेशन की वजह से तो कम हो ही रहा था पोल से इक्वेटर पे आने पे, उसके अलावा क्योंकि इक्वेटर का डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा है पोल के कंपेरिजन में, तो इस डिस्टेंस की वजह से भी जी का वैल्यू और कम हो जाता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। ओके, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो देखो ये सेंटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल का डिस्टेंस अगर आप आर पी मान के चलो पोल का डिस्टेंस, और ये पूरा डिस्टेंस अगर आप आर ई मान के चलो इक्वेटर का डिस्टेंस, तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये आर पी है, मैंने एक स्फीयर बना रखा है अंदर, तो ये आर पी है, ये भी आर पी है। तो मतलब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है इक्वेटर का। ठीक है, यहाँ पे आर पी, इतना ही आर पी यहाँ पे है। ये जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि आपको इक्वेटर पे दिखेगा, और ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ध्यान से देख रहे हो तुम, इक्वेटर आते आते ये डिस्टेंस आपका मैक्सिमम हो जाता है। तो इनफैक्ट ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ये लगभग 21 किलोमीटर का होता है। तो मतलब इक्वेटर जो है वो सेंटर से 20 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस पे है कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द पोल। तो इस 21 किलोमीटर की वजह से आपका जी का वैल्यू और कम हो जाता है, क्योंकि देखो जी का वैल्यू क्या आता है बताओ। अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे जी का वैल्यू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या रेडियस था ना, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस मतलब क्या, सेंटर से सरफेस के बीच का डिस्टेंस, वही रेडियस होता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर हम लोग पोल की बात कर रहे हैं तो ये जी पी ले लेते हैं, और यहाँ पे पोल का डिस्टेंस क्या है, आर पी है, तो आर पी स्क्वायर ले लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, इक्वेटर का डिस्टेंस ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आर ई जो है वो आर पी प्लस 21 किलोमीटर है। तो आर पी में ये आर पी यहाँ तक है, इसमें 21 ऐड करोगे तो आपको आर ई मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं जी की बात करूँ तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर ई की जगह पे आप आर पी प्लस 21 किलोमीटर डाल दो, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जी पी का वैल्यू जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर है, और जी का वैल्यू जी एम अपॉन आर पी प्लस 21 का स्क्वायर है। तो मतलब इस केस में आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो आपका जो वैल्यू है जी का वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो इसका वैल्यू जी ई कम होगा, जी ई विल बी लेस देन जी पी, जी ई विल बी लेस देन जी पी। तो ये तो हम जानते ही थे। इक्वेटर क्योंकि दूर है सेंटर से, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दोनों ही कम होगा। और कितना कम होगा, अगर आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, इसमें सारा जी का वैल्यू, एम का वैल्यू, आर पी का वैल्यू डाल के, और इसमें भी जी एम आर पी का वैल्यू डाल के अगर आप जी कैलकुलेट कर लो तो आपको देखो ज़्यादा जी पी है ना,
जीपी और जी का डिफरेंस अगर निकालोगे तो डिफरेंस आपको 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मिल जाएगा। इसका मतलब जो भी पोल पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, सॉरी, जो भी इक्वेटर पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, उससे 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पोल पे मिल जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है जी का इन सारे पोजीशंस पे, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल पे जाते हो तो इस शेप की वजह से क्या होता है, आप अर्थ के नजदीक चलते जाते हो तो आपका जी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, इंक्रीज रोटेशन की वजह से भी होता है और इंक्रीज आपके शेप की वजह से भी होता है। राइट, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका जी का वैल्यू हमने देखा कि कैसे वेरी करता है, एल्टीट्यूड से कैसे वेरी करता है, डेप्थ के हिसाब से कैसे वेरी करता है, रोटेशन के हिसाब से कैसे वेरी करता है, और फाइनली अर्थ के शेप के हिसाब से कैसे वेरी करता है। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।